हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गैरेरा। डिस्कशन करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि अनुसंधान अभिक्षमता के कुछ टाइप्स के बारे में। डिटेल वे में डिस्कशन रहेगा, करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। एंड आज का सेशन समझते हुए चलेंगे, ठीक है, क्योंकि आप सभी को मिल चुका है अच्छा खासा वक्त तैयारी करने के लिए। मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों का एग्जामिनेशन 10 नवंबर के पहले पहले होने की तो अभी तक मुझे कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं दिख रही है। तो उस हिसाब से हम अपनी तैयारी को थोड़ा सा और मजबूत बनाएंगे। ये थर्ड सेशन है, इसके पहले ऑलरेडी 2 सेशन अनुसंधान अभिक्षमता के ऊपर मैं ले चुकी हूँ। कितना कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस में स्टडी किया है, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू भी ले लेंगे। एंड आपको मैं यूनिट भी दिखा दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। करेंगे कुछ क्वेश्चंस ताकि आप लोगों के जो कंसेप्ट्स हैं, टॉपिक्स के साथ साथ कंसेप्ट्स के साथ में आपके क्वेश्चंस भी बनने लगे। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, अलग सेक्शन। वहां से आप टीचिंग एप्टीट्यूड की कंप्लीट वीडियोस देख सकते हैं। आपको भाषा से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। कंटेंट मिले मैंने भले ही इंग्लिश में दिया है, लेकिन एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कंप्लीटली हिंदी में किया है। मतलब दोनों ही भाषाओं में है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषीय जो एस्पिरेंट्स अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल देख सकते हैं। बात करें अगर रिसर्च एप्टीट्यूड की तो 3 सेशन आज का मिला ले तो 3 सेशन हो जाएगा। 2 सेशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ टॉपिक की अगर मैं बात करूँ। बाकी क्वेश्चंस हम लोगों ने काफी सारे किए हुए हैं। अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करूँ या अगर मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करूँ तो काफी सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज हमने कर रखी हुई है, क्योंकि आपका जो वक्त है वो काफी कम था। आप लोग एग्जामिनेशन 17 से 25 तारीख को होने वाले थे और लगभग 1 महीने पहले से ही मैंने पेपर 1 की तैयारी कराना शुरू किया अपने चैनल पे। तो इतना टाइम नहीं था कि हम लोग डिटेल वे में स्टडी करें, है ना। तो मैंने सोचा कि भाई ठीक है, अभी तो टाइम जैसा है उस हिसाब से फिर हम लोग तैयारी करेंगे। अभी आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट जो है उनको करा देते हैं, बाद में डिटेल वे में स्टडी कर लेंगे। बट अभी आपको पूरा 1 महीने का समय मिल गया है। काफी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कमेंट सेक्शन में कि मैम एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गया है, आप बार बार एक ही न्यूज क्यों बता रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब जो है ना, नोटिफिकेशन आपको लेट में भेज रहा है। तो वो वीडियोस पुराने हैं, जिन वीडियोस के बारे में आप बात कर रहे हो वो कल अपलोड किया है या परसों की वीडियोस हैं, उनकी नोटिफिकेशन लेट जा रही है। तो आज है 10 अक्टूबर, में भी इस वीडियो की भी नोटिफिकेशन आपको देरी से जाए, लेट जाए, तो उसके लिए पैनिक मत हो। कंटेंट पे ध्यान दो कि क्या इंसान बोल रहा है, सामने वाला क्या आपको बात डिलीवर करना चाहता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड प्लेलिस्ट में चले जाना, मिल जाएगी प्रीवियस वीडियोस। पेपर 2 की अगर बात करूं तो पेपर 2 मेरा मैनेजमेंट है। ठीक है, तो मैनेजमेंट और कॉमर्स के कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिमिलर हैं, तो उनको हम कवर करते चलेंगे साथ ही साथ। लेकिन फिलहाल मेरा पेपर 1 पे ज्यादा फोकस है, क्योंकि पेपर 1 कंपलसरी है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इक्वली वैल्यूएबल है। तो पहले इसको कंप्लीट कराएंगे, फिर पेपर 2 पे जंप करेंगे। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, आजकल ये यूट्यूब वाले भी क्या कर नोटिफिकेशन बहुत डिले में भेजते हैं। तो कल वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आज जा रहा है, कल हमने लाइव सेशन जो किया वो आज आपको पता चल रहा है। तो ऐसा ये थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है। सोशल मीडिया अगर हैंडल्स देख लें तो यहाँ पे मिलेगी आपको पीडीएफ, ये है टेलीग्राम का लिंक। एंड टेलीग्राम के लिंक से जरूर से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि यहीं पे आपको मिलती है अपडेट इन्फॉर्मेशन, जो भी हम लोग सेशन करने वाले होते हैं उसके बारे में या बाकी की और डिटेल्स। ये फेसबुक का लिंक है, ये इंस्टाग्राम का लिंक है, एंड ये यूट्यूब का लिंक तो है ही है। ठीक है, बात कर ले यूनिट 2 के बारे में। तो देखिए गाइज, आपकी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए कि कुछ कुछ टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके यूनिट 2 में आपको पढ़ने हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझे तो हमने मीनिंग्स डिस्कशन कर लिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिया, ऑब्जेक्टिव्स कर लिया हुआ है, एंड टाइप्स भी कुछ कुछ कर लिया है। और आज जो करेंगे टाइप्स के कुछ पोर्शन रह गए थे, आज उन्हें कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ कुछ टाइप्स ऐसे हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो उनको भी आज कवर करेंगे। बात करें अगर मेथड ऑफ रिसर्च की, तो ये सारी चीजें हैं एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड, स्टेप्स ऑफ रिसर्च है, थेसिस है, आर्टिकल राइटिंग्स है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च और रिसर्च एथिक्स। मेजरली आपके यही सारे टॉपिक्स हैं। एंड कुछ कुछ टॉपिक्स जो इसमें नहीं है, जैसे एक्स एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, फील्ड आपका सर्वे है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करते हुए चलेंगे साथ ही साथ में, तो उसके लिए परेशान मत होना।
टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च को देखिए, सभी का ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए, दोनों ही भाषाओं में पढ़ाऊंगी मैं, कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। तो अगर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च की बात करें या टाइप्स ऑफ अनुसंधान की बात करें, मतलब अनुसंधान के प्रकार की अगर बात करें, तो लगभग 6 प्रकारों में अनुसंधान का विभाजन किया गया है। पहला तो उद्देश्य के आधार पर किया गया है, दूसरा आउटकम के आधार पर या एप्लीकेशन के आधार पर किया हुआ है, फिर तर्क के आधार पर या कहें लॉजिक के आधार पर किया गया है, या मेथड के भी आधार पर किया है, या जिसको आप प्रक्रिया प्रोसेस मेथड कुछ भी बोल सकते हैं, उनके आधार पर किया है। फिर इंक्वायरी मोड के भी आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है अनुसंधान का। पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ? पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम के लिंक पे। आइडिया के और कंसेप्ट के भी आधार पर विभाजन किया है। तो हम लोगों ने पॉइंट नंबर 2 इट मींस के आउटकम एंड एप्लीकेशन, ये वाला हमने डिस्कशन कर लिया है सेशन 2 में, इसके प्रीवियस वाले सेशन में डिस्कशन कर लिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही प्लेलिस्ट में आपको प्रॉपर लिंक मिल जाएगी। तो प्योर, अप्लाइड और एक्शन, ये 3 हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी यानी कि खोजपूर्ण, कोरिलेशनल, एक्सप्लेनेटरी, एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल। इसके साथ कुछ इसके अंदर में सब टॉपिक्स हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव के अंदर एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च है, उसको भी करेंगे फील्ड रिसर्च भी करेंगे, फिर आपके लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च भी है, ट्राइंगुलेशन रिसर्च भी है। तो ये सब क्या है, हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चंस के ऑप्शंस में भी जो जो पॉइंट्स है उनको भी डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो चाय पानी या जो भी है कॉफी लेकर के बैठे। थोड़ा सा सेशन आज का लंबा होने वाला है, मे भी बड़ा हो सकता है, बट चीजों को डिटेल वे में डिस्कशन करते हुए चलेंगे। ये सारा चीजें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एक एक चीज को मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है? एक बार आप ये सारा चीजें देख लो ना, ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं, फिर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है? चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही क्रक्स वे में सेशन करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में हैशटैग आस्क शेफाली करके आप पूछ सकते हो, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव बात करें तो ये 5 मेन आपके हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव है जिसको आप बोलते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान, एक्सप्लोरेटरी इसको बोलते हैं खोजपूर्ण अनुसंधान, बात करें कोरिलेशनल की तो उसको बोलते हैं सह संबंधी अनुसंधान, चौथा है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च यानी कि व्याख्यात्मक अनुसंधान, और पांचवा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी कि प्रयोगात्मक अनुसंधान। जब आप किसी चीज को प्रयोग करते हो तो प्रयोगात्मक अनुसंधान। तो देखिए इसके अंदर भी कुछ कुछ है सब कैटेगरीज, जैसे डिस्क्रिप्टिव के अंदर में अगर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे क्या, एक्सपोस्ट फैक्टो मिल जाएगा, फिर आपको एक्सपेरिमेंटल के अंदर में जाएंगे तो नॉन एक्सपेरिमेंटल मिल जाएंगे। तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, यानी कि वर्णनात्मक अनुसंधान क्या होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब सिस्टमैटिकली अ सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन को या किसी समस्या को, किसी प्रॉब्लम को या किसी भी फेनोमेनन को या किसी सर्विस को या किसी प्रोग्राम को सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब करता है, मतलब कि व्यवस्थित तरीके से सिस्टम वाइज ये डिस्क्राइब करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है या एक कंडीशन के बारे में बताता है, डिस्क्राइब करता है कि सिचुएशन क्या है, वर्णन करता है। सिंपल तरीके से अगर बोले तो ये क्या करता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर में, जब कोई रिसर्चर डिस्क्राइब करता है, रिकॉर्ड करता है, एनालाइज करता है या व्याख्या करता है, जैसी कंडीशन है उसको देख करके उसकी व्याख्या कर दी, उसके बारे में बता दिया, पढ़ा देखा और बता दिया। इसमें क्या होता है, कई बार रिसर्चर कंपैरिजन करता है, मतलब दो चीजों का तुलनात्मक दृष्टिकोण से समझाता है, बताता है, या वो रिलेशनशिप को डिस्कवर करता है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ में क्या रिसर्च है, वर्णन करना, बताना किसी चीज को। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ज्यादातर लोग सर्वे करके करते हैं, या जब इंटर रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, मतलब दो घटकों के बीच में या दो वेरिएबल्स के बीच में आपस में क्या संबंध है, जब उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। ज्यादातर जो कंपैरेटिव स्टडीज होती हैं, जैसे कि अगर महिलाओं के तुलनात्मक में हमें देखें कि पुरुषों में ज्यादा जो है बीपी की प्रॉब्लम होती है या शुगर लेवल की प्रॉब्लम होती है, तो ये एक कंपैरेटिव स्टडी हो गया। यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं महिलाओं के जो है ब्लड प्रेशर की या तुलनात्मक पुरुषों में कितने होते हैं, बीपी का हाई होता है, लो होता है। तो जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, या इसको एक विकास की स्टडी भी बोलते हैं, डेवलपमेंटल स्टडी भी बोलते हैं, जब इस प्रकार की स्टडी करते हो, जब आप इस प्रकार का सर्वे करते हो, जब आप जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, एक वर्णन की दृष्टि से एक सिचुएशन या किसी प्रॉब्लम या किसी मुद्दे के ऊपर में या किसी टॉपिक के ऊपर में जब आप कोई चीज एनालिसिस करते हो या आप कुछ रिकॉर्ड्स देखते हो और आप व्याख्या करते हो,
है ना। और ये करने का तरीका क्या है, आपने सर्वे कर लिया, आपने दो चीजों के बीच में कंपैरेटिव स्टडी कर ली, या डेवलपमेंटल स्टडी कर ली, या मार्केट रिसर्च कर लिया। फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कि कोई आप फोन लाना चाहते हैं, एप्पल का फोन ऑलरेडी मार्केट में है। अब आप ये स्टडी करना चाहते हैं कि जो एप्पल का फोन है उसको कौन बाय करता है, मिडिल क्लास के लोग बाय करते हैं, हायर क्लास के लोग बाय करते हैं, या जो लोअर क्लास के लोग बाय करते हैं। तो आपने कंपैरेटिव स्टडी कर लिया कि एप्पल आईफोन जो है वो ज्यादातर हाई क्लास के लोग बाय करते हैं। ठीक, मैं एक उदाहरण आपको दे रही हूँ। तो मार्केट रिसर्च, तमाम जो सारी चीजें हैं ये डिस्क्रिप्टिव के अंदर में आ रही है। मतलब आपके सामने में कोई एक मुद्दा है, कोई एक इशू है, कोई एक टॉपिक है, आप उसके बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स के आधार पर या सर्वे के आधार पर आप उस चीज का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें किसी का बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है, आप किसी की पॉइंट ऑफ व्यू को या किसी के बिलीफ सिस्टम को या लोगों का एटीट्यूड को या जो ट्रेंड चल रहा है आप उसको ऑब्जर्व करके भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एप्पल आईफोन की ही अगर बात करें, अगर इसी उदाहरण को बात करें, या अगर आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट है, मान लो मैगी है कोई एक प्रोडक्ट, ठीक है, अभी हाल ही में आया था, या कोई एक प्रोडक्ट मान लीजिए, क्यों किसी प्रोडक्ट का नाम ले, कोई एक प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों का क्या सोच है, क्या विचार है, उनका टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है ना, ये प्रोडक्ट कितना मार्केट में चल रहा है या चलेगा, तो इसके बारे में लोग रिसर्च करते हैं। कस्टमर का टेस्ट देखेंगे, प्रेफरेंस देखेंगे, कस्टमर के, आप देखते होंगे कई बार आप मॉल में जाते होंगे, आपसे एक फॉर्म भराते होंगे, है ना, सर्वे टाइप का कुछ करते हैं, आपको फ्री में वो देते हैं, बोलते हैं कि प्लीज मैम इस पे रिव्यू दीजिए या फीडबैक दीजिए, या प्लीज सर इस पे रिव्यू दीजिए या फीडबैक दीजिए। वो क्या है, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, आपसे आपका फीडबैक लेते हैं। ठीक है। या कभी कभी दो घटकों के बीच में भी जब स्टडी करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुरुषों की तुलनात्मक महिलाओं में ज्यादा बीपी होता है या नहीं होता है ना, किन में ज्यादा होता है या किन में नहीं होता है, एक एग्जाम्पल दिया। तो ये किसका पार्ट है, ये वर्णनात्मक अनुसंधान का हिस्सा है। अब बात समझिए कि खोजपूर्ण अनुसंधान क्या है। अब खोजपूर्ण अनुसंधान का मतलब क्या, आप किसी चीज की खोज कब करते हो, जब उस चीज के बारे में ज्यादा कुछ पता ना हो, है ना, या पता हो तो बहुत थोड़ा बहुत पता हो। तो वो थोड़ा बहुत इतना पता हो कि जिसके आधार पे आप और भी ज्यादा पता करना चाहते हो। तो खोजपूर्ण जो अनुसंधान होता है या एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च होता है, ये वहां पे होता है, उन क्षेत्रों में होता है, उन एरियाज में होता है, उन समस्याओं के ऊपर में होता है, या उन टॉपिक के ऊपर में होता है, या उन विषयों पर होता है जिसके बारे में आपको या तो कुछ भी नहीं पता है या बहुत थोड़ा पता है, लिटिल नॉलेज है। और आप क्या करते हो, इन्वेस्टिगेशन करते हो, आप उसमें इंक्वायरी करते हो, ताकि आप उसके बारे में डिटेल्ड वे में जान सको। अब जैसे कि आप मान लीजिए आपने कोई केस स्टडी किया, कोई केस एनालिसिस किया, है ना, तो आपके आपको सपोज करो कि कोई एक लॉ का व्यक्ति है, उसने, कोई एक लॉयर है, ठीक है, उसको थोड़ी थोड़ी बात पता है कि इस प्रकार का कोई एक केस हो गया है या कोई एक समस्या है। अब वो उसके ऊपर में रिसर्च कर रहा है। अब वो रिसर्च करने के लिए क्या करेगा, कुछ बुक्स को पढ़ेगा, देखेगा कि पहले इस तरीके की घटना हुई तो क्या क्या चीजें हुई थी और किन किन आधार पर इस तरीके की घटना हुई। जब बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक्सप्लोर करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जो सीबीआई होती है वो क्या करती है, जो सीबीआई करती है वो जांच करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। तो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का कहीं ना कहीं हिस्सा या एक उदाहरण आप मान सकते हैं। तो देखती है कि जब वारदात हुई या जब स्थिति हुई तो किस प्रकार से हुई, कौन कौन वहां मौजूद था, क्या क्या चीजें थी, और इस प्रकार की स्थिति अगर पास्ट में हुई थी तो कैसे कैसे हुई थी। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरा सेशन ले रहे हैं तो मैं आपको हमेशा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने वाली हूँ, कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आप क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, आपको वो बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है। हो सकता है कई बार मेरे उदाहरण आपको अटपटे से लग सकते हैं, या लग सकता है कि इस उदाहरण को कैसे यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर एक उदाहरण जो भी मैं आपको दूंगी वो आपके कंटेंट से ही रिलेटेड होगा। बस आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ सको, इसलिए मैं आपको रेलिवेंट एग्जाम्पल्स दूंगी और प्रैक्टिकल कि आप उससे रिलेट कर सको। ठीक, तो एक बात आपको समझ में आई, क्योंकि ये सारी चीजें आपके आसपास हो रही हैं, तो आप क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। जैसे सपोज करें कि मान लें कि किसी भी चीज के बारे में आपको जानना है, कि मान लो कोई एक बैंक है, एसबीआई है, आरबीआई, आपका कैनरा बैंक है, या कोई एक बैंक है, आपको जाना है कि वहां के जो एम्प्लॉयज हैं वो वहां की सैलरी से कितना संतुष्ट हैं, है या नहीं है। तो आपने उनसे वन बाय वन करके क्या लिया, इन डेप्थ इंटरव्यू लिया, है ना। तो कुछ आपने ग्रुप डिवाइड कर दिए और इंटरव्यू ले लिया, आपने केस को एनालिसिस किया। बात करें अगर केस को एनालिसिस करने की, तो ये कहाँ होता है, ज्यादातर जो लॉयर होते हैं वो केस को एनालिसिस करते हैं। आप लोग लिटरेचर का भी सहारा लेते हो, है ना, पास्ट में जो चीजें हुई हैं उनका आप एक रेफरेंस लेकर के भी आप करते हो। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो
एक एग्जाम्पल इसमें दिया क्या दिया हुआ है, अ स्टडी इनटू रोल ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स एज एन इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन चैनल। एक उदाहरण है कि आप स्टडी कर रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो किसके ऊपर में, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का क्या रोल हो सकता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन चैनल में, मतलब मार्केटिंग में, विपणन में या बाजार में एक कम्युनिकेशन चैनल में सोशल नेटवर्किंग साइट्स का क्या रोल हो सकता है, मतलब फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, ये जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वहां पर अगर हम मार्केटिंग करें या करना चाहें तो किस प्रकार से हम संप्रेषण कर सकते हैं या कम्युनिकेशन कर सकते हैं उन सारे साइट्स पर। तो अगर आप इसके ऊपर स्टडी कर रहे हो तो आप कुछ खोज रहे हो, आप कुछ जानना चाहते हो मार्केट के बारे में या किन्हीं चीजों के बारे में। तो एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द वेज ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस विद इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, या मान लीजिए कि हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर है, हॉस्पिटल है या हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर है, या आप मान लें कि जो रेस्टोरेंट होते हैं या आपके जो होटल्स होते हैं, ये सारे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के अंदर में आते हैं। वहां पे आप अपने कस्टमर को बेस्ट सर्विस देना चाहते हो या क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो वहां पे आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, जांच पड़ताल कर रहे हो, जानना चाहते हो। तो ये कुछ उदाहरण है जिसमें आप इन्वेस्टिगेशन करते हो जहां पे आपको थोड़ा नॉलेज है या बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, explore an area where little is known or to investigate the possibility of undertaking a particular research study, जहां पे आपको little knowledge है, थोड़ी बहुत knowledge है। तो ऐसा जब आप रिसर्च करते हो तो उसको बोलते हैं खोजपूर्ण अनुसंधान। अब बात करें कोरिलेशनल रिसर्च की, मतलब सहसंबंधी। अब आप इसको, इस शब्द को ही अगर समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप दो वेरिएबल्स के बीच में, वो वेरिएबल्स दो सिचुएशन हो सकती है, दो प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आप ए और बी के बीच में एक रिलेशनशिप को ढूंढने का कोशिश कर रहे हो और आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो कि ए डिपेंडेंट था बी के ऊपर में या बी डिपेंडेंट था ए के ऊपर में। इन दोनों वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स का मतलब क्या, घटक, मतलब समस्या, मतलब प्रॉब्लम, मतलब प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, दो सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, तो वेरिएबल एक टर्म दे दिया गया है जब आप अनुसंधान के क्षेत्र में बात करते हो या जब आप एक्सपेरिमेंट्स के क्षेत्र में बात करते हो, तो हर एक एक एरिया का या हर एक क्षेत्र का अपना कुछ एक दो कीवर्ड्स होता है जिनसे कि हम उसका बार बार इस्तेमाल करते हैं उसको रिलेट करने के लिए या उस तरफ संकेत करने के लिए या उस तरफ इम्प्लाई करने के लिए। ठीक, तो जब हम रिसर्च की बात करेंगे तो हम हमेशा वेरिएबल्स की बात करेंगे, हम हमेशा प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। यहाँ प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी सी समस्या है उसकी बात हो रही है। यहाँ प्रॉब्लम का मतलब सिचुएशनल प्रॉब्लम होती है। यहाँ प्रॉब्लम का मतलब कोई टॉपिक है या कोई स्टडी आप किसी फील्ड में करना चाहते हो। यहाँ पे जब आप वेरिएबल्स की बात करोगे तो कंपोनेंट्स की बात होगी, घटकों की बात होगी, सिचुएशन की बात होगी। बात समझ में आई? तो अगर हम बात करें कोरिलेशनल की बात करें तो कोरिलेशनल अटेम्प्ट क्या करता है, वो डिस्कवर करता है, खोज करता है या स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है रिलेशनशिप किनके बीच में। वो देखता है कि दो घटकों के बीच में कौन इंटरडिपेंडेंट है और कौन डिपेंडेंट है, रिलेशनशिप दोनों के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, टू और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन, कोई एक सिचुएशन हो गई तो सिचुएशन के क्या क्या पहलू हो सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके आसपास पड़ोस में कोई एक समस्या हो गई, तो कोई एक मान लो प्रॉब्लम हो गया, दहेज उत्पीड़न की कोई समस्या चल रही है, उदाहरण लें। ठीक है, या मान लीजिए अभी आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुआ है, इसी का एग्जांपल ले लें। तो आपका हुआ एग्जामिनेशन क्या पोस्टपोन हुआ है। अब पोस्टपोन होने के आप क्या है पॉसिबिलिटीज, आप देख रहे हो कि क्या ये तो सिचुएशन है कि पोस्टपोन हो गया, ये एक प्रॉब्लम बोल सकते हो, ये एक सिचुएशन बोल सकते हो। अब आप देखोगे किन कारणों से पोस्टपोन हुआ, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, इस वजह से पोस्टपोन हुआ, हमने एडमिट कार्ड ही नहीं निकाले थे, इस वजह से पोस्टपोन हुआ, एग्जामिनेशन क्लैश कर रहे थे, इस वजह से पोस्टपोन हुआ। अब आप एक एक जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर में रिसर्च करोगे, इंटरडिपेंडेंसी देखोगे। इंटरडिपेंडेंसी क्या देखोगे कि ये तो एक प्रॉब्लम है, ये तो एक चीज है। ठीक है, मतलब ये तो आपका टॉपिक है। अब इसको होने के पीछे आपने तीन चार एक सिचुएशन निकाल दी या तीन चार पहलू आपने निकाल दिए। स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, पता नहीं आपको वीडियो ठीक से दिख रहा होगा कि नहीं, मैं यहाँ बना दूं लेकिन यहाँ पे तो जगह ही नहीं है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर देख लीजिए। मान लीजिए एक सिचुएशन है कि आपका एग्जामिनेशन हो गया पोस्टपोन, आपने इसके तीन कारण बताए, एक दो तीन। पहला कारण बताया क्लैश हो रहा है एग्जामिनेशन, दूसरा कारण बताया आपने कि भाई आपके पास में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, तीसरा कि आपने एडमिट कार्ड ही नहीं रिलीज किया था इस वजह से नहीं हुआ, चौथा कोई एक्स वाई जेड कारण बता लो। अब आप क्या कर रहे हो कि इस
इस पर्टिकुलर चीज के होने के पीछे में इसका क्या संबंध है, इसका क्या संबंध है, इसका क्या संबंध है, इसका क्या आप एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, ये एक प्रॉब्लम हो गई, ये एक टॉपिक हो गया, ये एक मुद्दा हो गया। अब आप इंटरडिपेंडेंसी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि कंपैरिजन कर रहे हो सेम टाइम पर, एक ऐसी स्टडी कर रहे हो जिसमें डिफरेंट डिफरेंट आप कंपैरिजन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। ये क्या हो गया, को रिलेशनल, है ना, रिलेशन की बात क्या है। अब एक इसमें आता है क्रॉस सेक्शनल या क्रॉस सेक्शनल अनुसंधान। अब इसमें क्या होता है, को रिलेशनल अलग है और क्रॉस सेक्शनल अलग है। अब बात को थोड़ा सा समझिएगा, ठीक। आप समझिए कि क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। क्रॉस सेक्शनल में एक ऐसी स्टडी की जाती है जिसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें एजेस को कंपेयर किया जाता है एट द सेम टाइम। मतलब कोई ए की एज है, वो बढ़ रही है बी की एज से, या ए बड़ा है तुलनात्मक बी के बड़ा है, कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक। जैसे कि अगर आप ट्रेडमिल पे दौड़ेंगे तो आपकी कैलोरी बर्न होगी, है ना। तो अब इसमें आपके ट्रेडमिल के दौड़ने से आपके कैलोरी के बर्न होने का एक रिलेशन बताया गया। या ये ऐसे समझिए कि जो टॉलर पीपल होते हैं उनके जो जूतों के साइज होते हैं वो बड़े होते हैं कंपैरेटिवली, जो कि छोटे लोग होते हैं उनके जो जूतों के साइज होते हैं वो अलग होते हैं। तो आप यहाँ पे दो चीजों के बीच में कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हो, है ना, एकदम कंक्रीट वे में जब पढ़ रहे हो। या कि जब आपके बाल लंबे होंगे तो आपको ज्यादा शैम्पू यूज करना पड़ेगा। अब आपके लंबे बालों की वजह से ज्यादा शैम्पू यूज करने की बात हो रही है। तो इस सह संबंधी दो के बीच में जब आप रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। इट इज ऑफन यूज्ड इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बट ऑल्सो यूटिलाइज्ड इन मैनी अदर एरियाज। सोशल साइंस में भी इसका इस्तेमाल होता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी होता है, या विज्ञान के अलग अलग ब्रांचेस में भी होता है, ठीक। दिस स्टडी टाइप इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, ट्रांसवर्स स्टडी या प्रीवैलेंस स्टडी। सो जो को रिलेशनल रिसर्च होता है आप इनको तीन नाम से जानते हो। एक तो क्रॉस सेक्शनल, ध्यान रखिएगा, को रिलेशनल में आप दो के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। वो दो वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, तीन चार दे दिए, ठीक। और कहां कहां कर सकते हो, इन क्षेत्रों में कर सकते हो, ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं, क्रॉस सेक्शन एनालिसिस के भी नाम से जानते हैं, ट्रांसवर्स स्टडी के भी नाम से जानते हैं, और प्रीवैलेंस स्टडी के भी नाम से जानते हैं। तो इनके ये तीन और अलग नाम हैं, ठीक है। अब बात करें हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की, व्याख्यात्मक अनुसंधान की अगर बात करें तो व्याख्यात्मक अनुसंधान कब होता है, जब एक रिसर्चर जानना चाहता है कि भाई कोई सिचुएशन क्यों हुई और कैसे हुई, क्यों हुई और कैसे हुई। जब आप ये पता करना चाहते हो, मतलब कॉज एंड इफेक्ट की जब आप बात करते हो, है ना, तो वहां पे एक्सप्लेनेटरी हो जाती है, व्याख्यात्मक। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्यों हुआ बताओ, यूजीसी का एग्जामिनेशन पोस्टपोन क्यों हुआ बताओ, तो आप क्या करोगे, आप व्याख्या करोगे, है ना। आप बताओगे कि ये इसलिए हुआ। मैंने आपसे क्या पूछा, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ बताइए, मतलब वाई। वाई माने ये क्यों, यूजीसी का एग्जामिनेशन क्यों पोस्टपोन हुआ, वाई पोस्टपोन हुआ, हाउ कैसे पोस्टपोन हुआ, भाई कैसे पोस्टपोन हो गया। जब आप क्यों और कैसे के बारे में स्टडी करते हो, ठीक है, तो वहां पे व्याख्यात्मक अनुसंधान हो जाता है। अब इसमें क्या है कि जो रिसर्चर है वो एग्जामिन करता है क्या, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स, मतलब कारण और उसका प्रभाव। जब आप कारण जानने की कोशिश करोगे और कारण के प्रभाव को जानने की कोशिश करोगे तो वो हो जाएगा व्याख्यात्मक अनुसंधान, ठीक। अब आगे पढ़िए, इसमें क्या है कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग डिटेल्स इन एरिया विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब कि जब आपके पास में स्मॉल अमाउंट में इंफॉर्मेशन है तो वो इंफॉर्मेशन का यूज करके आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करते हो, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। इन्वेस्टिगेटर्स क्या करते हैं, प्राय जो इस तरीके का रिसर्च होता है इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जब वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करने से पहले वो क्या और क्यों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं।
मतलब प्रायः जो एक रिसर्चर होता है, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च जब करता है तो इस रिसर्च को करने से पहले वो पहले एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करता है। तो हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है यानी कि व्याख्यात्मक जो अनुसंधान है, ये फर्स्ट स्टेज होता है किसका? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। आप किसी चीज को डिस्क्राइब तो तब करेंगे ना जब आपको उसके बारे में थोड़ा पता हो, क्या क्यों पता हो। तो पहले आप क्या और क्यों जानने की कोशिश करते हैं, क्यों? ताकि आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग हो सके, एक सामान्य समझ हो सके उस टॉपिक के बारे में। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो वाई से शुरू होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि दीज क्वेश्चंस आर अबाउट एक्सप्लेनिंग द कॉजेस फॉर समथिंग, मतलब कोई चीज हुई, उस चीज के पीछे आप कारण बता रहे हो, ठीक। आपने बताया कि भाई यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन हुआ था और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से एग्जामिनेशन रद्द कर दिया गया। तो आपको एक कारण समझ में आ गया। जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो किसी कारण के बारे में, आपने बताया कि भैया हमने एडमिट कार्ड ही रिलीज नहीं किया था, हम क्या करें, काश हमने एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया होता तो शायद हम जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना हमारी मजबूरी हो जाती। तो चूंकि हमने एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया, डेट शीट रिलीज नहीं की, तो ये एक कारण था, इस वजह से हमने जो है आपका ये कारण की वजह से हमने एग्जामिनेशन ही पोस्टपोन। कोई भी एक बात हो सकती है, मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये एक हॉट टॉपिक है, अभी आपके दिमाग में ये बातें चल रही हैं। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर रहे हो क्या? कॉजेज, कारण एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक। फिर अगर देखिए, जैसे कि अगर आप इससे हट के थोड़ा सा सोचिए, इससे हट के थोड़ा सा सोचिए, तो अगर हम एक टीचर और उसके हिसाब से सोचें, मतलब स्टडी के हिसाब से सोचें, एक प्रॉम्प्ट एग्जांपल अगर मैं दूं, क्लास रूम में आपने अपने वक्त में जब पढ़ रहे होंगे, 10th में रहे होंगे, 9th में रहे होंगे, उस समय आपके टीचर ने आपको बताया होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। आपके टीचर ने फिजिक्स की क्लास में एक वो जो स्पेक्ट्रम वाला पूरा प्रोसेस है, प्रैक्टिकल है, ये करके दिखाया होगा। एक आपके सामने पिरामिड जैसा कुछ ग्लास रखा होगा और उसमें सूर्य की किरणें, रोशनी गई होंगी, फिर सामने आपके 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स गए होंगे। तो उन्होंने बताया होगा कि 7 जो कलर्स हैं इनका स्पेक्ट्रम का क्या कंसेप्ट है। या आपको टीचर ने डिस्क्राइब किया होगा कि आप किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए क्यों सनलाइट की जरूरत होती है ना, सनलाइट, सूर्य की किरणों की जरूरत क्यों होती है किसी भी पौधों के ग्रोथ के लिए। या हमारे खुद के लिए भी अगर हम बात करें, हमारे खुद के लिए भी सनलाइट की क्यों जरूरत है, विटामिन डी की क्यों जरूरत है। एक बात समझ में आई? आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हो, व्याख्या कर रहे हो किसी चीज का। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिसर्च के बारे में, जो प्रयोगात्मक अनुसंधान बोलते हैं। तो प्रयोगात्मक जो अनुसंधान होता है, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, ये क्या करता है? आप एक चीज को कंट्रोल करते हो और देखते हो कि इसका बाकियों का क्या इफेक्ट है, क्या असर है। जैसे आपके पास में 3 चीज है, एक चीज पे आप कंट्रोल कर रहे हो, दो चीजों पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फिर आप कंपैरेटिवली एनालिसिस करोगे, है ना, कि भाई क्या इसका रिजल्ट निकला। 2 चीज को हमने कंट्रोल नहीं किया और एक चीज को हमने कंट्रोल किया है, तभी हम ये देखेंगे कि हमारा ये काम ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब क्या ये चीज है? आप यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको आप समझिए कि क्या चीजें हैं, कि एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होता है, जो प्रयोगात्मक अनुसंधान होता है, ये क्या डिस्क्राइब करता है? व्हाट विल बी व्हेन सर्टेन वेरिएबल्स आर केयरफुली कंट्रोल्ड और मैनिपुलेटेड, है ना। क्या होगा, क्या होगा अगर कोई एक वेरिएबल है या कोई वेरिएबल है, कुछ घटक हैं, उनको हम केयरफुली कंट्रोल करें या केयरफुली उनको मैनिपुलेट अगर हम करें तो क्या होगा। जैसे आपने देखा होगा ना टीवीज में और मूवीज में, कि चूहे को डाल देते हैं एक बड़े से, ज्यादातर एक्सपेरिमेंट चूहों के ही ऊपर में होता है ना। चूहों को डाल देते हैं एक बड़े से कंटेनर में और हम मेडिकल्स या जो ड्रग्स होते हैं, दवाइयां होती हैं, उनका हम टेस्टिंग करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग डिब्बा टाइप का बना देते हैं और उसमें अलग अलग चूहे डाल देते हैं। एक को हमने ज्यादा डोज दिया, एक को हमने कम डोज दिया, एक को हमने डोज देने के साथ में हमने कुछ और एक इंजेक्शन लगा दी ताकि देखने के लिए कि रिएक्शन क्या हो रहा है। तीनों के साथ में हमने अलग अलग कुछ किया, तो तीनों का रिएक्शन या तीनों वेरिएबल्स को हमने कंट्रोल किया। ये वेरिएबल्स हैं जो हमने कंटेनर में चूहों को भरा है। मैं एक उदाहरण दे रही हूं कि आप इस बात से रिलेट कर सके। जो हमने चूहों को भरा है तीनों कंटेनर में, इट मीन्स कि हम कंट्रोल कर रहे हैं उनके जो भी रिजल्ट आने वाले हैं या आउटपुट आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इनको ज्यादा डोज दिया है, तो हमारे हाथ में था ना कम ज्यादा देना। इनको कम दिया है, इनको डोज देने के साथ में एक चीज और दे दी है जिससे कि इनके रिजल्ट हम चेक करेंगे कि भाई इन दोनों के कंपैरेटिवली रिजल्ट इनका क्या है।
बात समझ में आई? तो आप यहाँ पे विधि पूर्वक चीजों को या स्थिति को मैनिपुलेट करते हो, व्याख्या करते हो, इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। या ये आपका रिसर्च का एक मेथड भी हो सकता है, ठीक है, रिसर्च का एक मेथड है। जब आप मेथड के आधार पे अनुसंधान का विभाजन करते हो तो ये आपका ये मेथड भी आ सकता है। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, वेरिएबल्स को कंट्रोल कर रहे हो ना, आपके हाथ में है इंजेक्शन और बाकी सारी चीजें, क्योंकि आप रिएक्शन देखना चाहते हो, आप कॉज एंड इफेक्ट देखना चाहते हो। जब आप सिचुएशन को कंट्रोल करके कोई रिसर्च करते हो, अनुसंधान करते हो कॉज और इफेक्ट देखने के लिए, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। बड़े बड़े ही सरल शब्दों में मैंने आपको बताया। आगे पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। मैंने जो आपको हिंदी में बताया वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज द डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस, एनालिसिस है, विश्लेषण है या डिस्क्रिप्शन है किसका, व्हाट विल बी और व्हाट विल अकर, क्या होगा या क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, और अंडर केयरफुली कंट्रोल कंडीशन, बिल्कुल कंट्रोल कंडीशन में आप देखते हो। अब आगे क्या है, इन विच वन फैक्टर इज वेरीड एंड अदर्स आर केप्ट कांस्टेंट, जिसमें से एक फैक्टर वेरिएबल होता है, मतलब चेंज करते रहते हैं उसको समय समय पर। वेरिड का मतलब चेंज करना, मतलब हम एक फैक्टर को चेंज, मैंने आपको तीन बताया कि एक दो तीन डिब्बा बताया, वो चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो एक बात है। यहाँ पे क्या है, जिसमें कि किसी एक घटक को चेंज करते रहते हैं हम टाइम टू टाइम, कि उसमें क्या क्या चेंजेस है, पहले थोड़ा ड्रग दिया फिर ज्यादा दिया, फिर थोड़ा दिया फिर ज्यादा दिया, ठीक है, ऐसे। और एक को कांस्टेंट रखते हैं, मतलब एक को हम कुछ नहीं दे रहे हैं, इस तरीके से। एंड कैन बी रिपीटेड बाय अनदर इन्वेस्टिगेटर, है ना, ये एक जो अनदर कोई है जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है या अनदर इन्वेस्टिगेटर है, उसको रिपीट भी करना चाहे तो कर सकता है, बाय द सेम इन्वेस्टिगेटर और अनदर ओकेजन विद नियरली आइडेंटिकल रिजल्ट्स, वही बात है, ठीक है। अब एक बात समझ में आ गई आपको। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जो मैंने आपको बताई, इसका एग्जाम्पल देखिए। इन ऑर्डर टू टेस्ट इफेक्ट ऑफ अ न्यू ड्रग, है ना, अगर हम चेक करना चाहते हैं कि कोई नई दवाई है, कोई नई ड्रग है, उसका क्या प्रभाव है, ठीक है, यहाँ पे कॉज और इफेक्ट की बात हो रही है। कॉज एंड इफेक्ट आप स्टडी करते हो, लेकिन कंट्रोल सिचुएशन में करते हो, कंट्रोल सिचुएशन, ठीक है, याद रखना। अब आप बोलोगे कि मैम आपने यहाँ पे भी बताया कि आप कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हो, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हो, यहाँ पे अंतर है। जब आप व्याख्यात्मक अनुसंधान की बात करते हो तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते किसी चीजों को, जो चीजें हो रही हैं आप बताते हो कि ये चीज थी, इस वजह से ये चीज हुई, व्याख्या कर रहे हो। कॉज और इफेक्ट की जब आप व्याख्या करते हो तो उसको बोलते हैं व्याख्यात्मक अनुसंधान। यहाँ पे आप बता रहे हो कि जो एक प्लांट है, जो पौधा है, उसके ग्रोथ के लिए सनलाइट क्यों जरूरी है, ये व्याख्यात्मक आप व्याख्या कर रहे हो, कॉज और इफेक्ट। यहाँ पे आप रिलेट दो चीजों के बीच का रिलेशनशिप बता रहे हो और उसको व्याख्या कर रहे हो, उस पर देख रहे हो कॉज इफेक्ट क्या है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो। एक्सपेरिमेंट में आप कंट्रोल कर रहे हो सिचुएशन को, चीजों को। बात समझ में आई? कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया, वैसे तो मैं बहुत सरल शब्द में आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, बट फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। जो ये पढ़ चुके हैं उनका अच्छा रिवीजन हो जाएगा, जिनके लिए ये टॉपिक नया है तो कोई बात नहीं है, आप कुछ नया सीखोगे, ठीक। अब देखो आगे इसमें क्या है। इन ऑर्डर टू टेस्ट इफेक्ट ऑफ अ न्यू ड्रग इंटेंडेड टू ट्रीट सर्टेन मेडिकल कंडीशन लाइक डिमेंशिया, मान लो डिमेंशिया की कोई समस्या है, या मलेरिया ही समझ लो, कुछ लोगों को डिमेंशिया नहीं समझ में आएगा, मलेरिया ही समझ लो, ठीक है। इफ अ सैंपल ऑफ मलेरिया पेशेंट या डिमेंशिया पेशेंट इज रेंडमली डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स, वही बात है, तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, देखिए बिल्कुल वही बात है, तीन ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया, ए बना दिया, बी बना दिया, सी बना दिया। अब आगे क्या है, विद द फर्स्ट ग्रुप रिसीविंग अ हाई डोजेज ऑफ ड्रग। अब इनको हमने हाई डोज दे दिया, मान लो ए को हमने हाई डोज दे दिया, एकदम स्क्रीन पर ध्यान रखिए, बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनिए। सेकेंड ग्रुप रिसीविंग लो डोजेजेस, सेकेंड को हमने लो डोज दिया, हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कंट्रोल सिचुएशन में। थर्ड ग्रुप रिसीव प्लेसेबो सच अ शुगर पिल। अब प्लेसेबो क्या है, एक तरीके की शुगर पिल है, ठीक है। आपने इनको क्या किया है, इनको भी आपने ड्रग्स दिया है, डोज दिया है, बट आपने इनको शुगर पिल भी दिया हुआ है, ये कंट्रोल्ड ग्रुप है ना। आपने इनको प्लेसेबो तरीके का शुगर पिल होती है, मतलब शुगर की दवा होती है, शुगर पिल होती है, आपने इनको वो प्रोवाइड किया है, शुगर पिल दिया है, ठीक है। इनको आपने हाई डोज दिया है, इनको आपने लो दिया है, इनको आपने शुगर पिल दे दी है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है
कि द फर्स्ट टू ग्रुप्स आर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स। ये दोनों जो ग्रुप हैं आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो इनके ऊपर में, ठीक है, ये दोनों एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गए, ए और बी दोनों एक्सपेरिमेंटल हो गए। एंड थर्ड ग्रुप इज अ कंट्रोल ग्रुप, और आपने इनको दे दिया है ये दवाइयां ना देकर के, आपने इनको शुगर पिल दी हुई है, ठीक है, आपने दवाइयां ना देकर के इनको शुगर पिल दी हुई, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि आपने इनको डोज दिया है, यहाँ पे लिखा है कि प्लेसेबो शुगर पिल दिया हुआ है। तो इन दोनों को आपने दवाइयां दी हैं, इनको आपने शुगर पिल दिया हुआ है, तो ये कंट्रोल ग्रुप है। अब आगे देखिए क्या है, आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इफ द कंडीशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, है ना, आपने एक समय देखा कि ए और बी का क्या रिएक्शन है, कॉज और इफेक्ट देखा, और एक सर्टेन पीरियड तक देखा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन देखा, और ये भी देखा, ये दोनों आपके क्या है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, ए और बी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, और ये आपका क्या है, कंट्रोल ग्रुप है, ये याद रखिएगा, ए और बी क्या है, ए प्लस बी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया, सी आपका हो गया कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। अब आगे देखो क्या है, इफ द कंडीशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप subjects improve significantly more than control group subjects, we can say that drug is effective। अगर हमको ये लगा कि भैया जो ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप का इफेक्ट अच्छा है कंट्रोल वाले ग्रुप से, इट मीन्स कि हमारा ड्रग्स इफेक्टिव है, ठीक, क्योंकि हमने ड्रग्स तो इनको दिया है, ए और बी को दिया हुआ है, इनके इन पे हमने एक्सपेरिमेंट किया है, इन पे हमने क्या किया है, प्रयोग किया है, और सी को हमने कंट्रोल ग्रुप में रखा था देखने के लिए, और ताकि हम ये सिद्ध कर सकें कि जो हमारा ड्रग है वो इफेक्टिव है या नहीं है। कोई दवा आप बनाते हो तो वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, यही जानने के लिए तो बनाते हो। ये एक उदाहरण था। आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा, ना समझ में आया थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस से देख लेना, बट आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में अगर हम बात करें तो द क्लासिफिकेशन इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ रिसर्च। जो इसका वर्गीकरण होता है वो डिपेंडेंट होता है रिसर्च के नेचर पर, रिसर्च की प्रकृति पर। यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है या एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज वन where the independent variables can be directly manipulated by the experimenter। यहाँ पे जो घटक हैं, जो वेरिएबल्स हैं, जो मैंने आपको बताया ए बी और सी, ये डायरेक्टली मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, किनके द्वारा, एक्सपेरिमेंटर के द्वारा। मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्चर चाहे या एक्सपेरिमेंटर चाहे तो इनको, इन घटकों को क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। इनको फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया है, एक तो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट और दूसरा फील्ड एक्सपेरिमेंट। मतलब जब आप प्रॉपर लैब में और शीशे और जो होते हैं बॉटल्स के अंदर में जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो उसको बोलते हैं लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। लेकिन जब आप यही एक्सपेरिमेंट फील्ड में जाके करते हो, यानी कि आप बाहर निकल के करते हो, लेबोरेटरी सिचुएशन से बाहर निकल के करते हो, उसको बोलते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के भी दो घटक हैं, दो पॉइंट्स हैं। बात समझ में आई। अब बात करो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मतलब क्या होता है कि वेयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आप उनको कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, देयरफॉर कैन नॉट बी एक्सपेरिमेंटली स्टडीड। आप उनका जब भी स्टडी करोगे तो आप उनके ऊपर कोई प्रयोग नहीं कर सकते, कोई स्टडी नहीं कर सकते। आप सिर्फ जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, आप वेरिएबल्स को चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे आपने चूहों के ऊपर में क्या किया, ड्रग्स दिया, है ना, जब आपने किसी के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया कंट्रोल ग्रुप में रख करके। लेकिन नॉन एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है कि नॉन एक्सपेरिमेंटल में भी रिसर्च तो आप करते हो, एक्सपेरिमेंट तो आप करते हो, लेकिन आप वेरिएबल्स को, कंपोनेंट्स को आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। ये कौन से रिसर्च होते हैं, जैसे आपने फील्ड में स्टडी किया, जैसे आपने एक्सपोज्ड फैक्टर पे रिसर्च किया, जब आप कोई सर्वे करते हो तो भी आप चीजों को जानना चाहते हो, प्रयोग कुछ करते हो, लेकिन आप वहां पे वेरिएबल्स को चेंज नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते, मतलब हेर फेर नहीं कर सकते, बदली नहीं कर सकते। वो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, उन्हीं पे आपको स्टडी करना होगा। बात समझ में आई। कुछ अलग जो होते हैं लेबोरेटरी, अब देखो ये तो मेजर मेजर थी जो हमने पढ़ लिया। अब देखो कुछ क्रूशियल टाइप्स और हैं, जैसा कि लेबोरेटरी रिसर्च, फील्ड एक्सपेरिमेंट, ये शब्द जो भी हमने पढ़ा तो यही है लेबोरेटरी वाला जो मैंने आपको बताया कि ये एक तरीके की ऐसी स्टडी करता है या प्रॉब्लम के बारे में, सिचुएशन के बारे में, इन विच सम वेरिएबल्स आर मैनिपुलेटेड एंड सम आर कंट्रोल। जिसमें से कुछ वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं, और कुछ को कंट्रोल करते हैं। जब आप लेबोरेटरी के अंदर में रिसर्च करते हो, जो हमने अभी पढ़ा, लैब के अंदर में जो आप रिसर्च करते हो, है ना, क्योंकि आप चेक करना चाहते हो, क्या आप देखना चाहते हो कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उनके ऊपर में क्या इफेक्ट है ना, उनके ऊपर में क्या इफेक्ट आ रहा है। सो ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनको मैनिपुलेट जो किया जाता है
द वेरिएबल्स, वो सारी वेरिएबल्स जिनको आप मैनिपुलेट करते हो उनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के नाम से जाना जाता है। एंड वेरिएबल्स विच आर कंट्रोल इज नोन एज एक्सट्रेनियस या रेलिवेंट वेरिएबल्स, जिनको कंट्रोल किया जाता है उनको एक्सट्रेनियस या रेलिवेंट वेरिएबल्स बोला जाता है। ठीक है, तो जिन वेरिएबल्स को आप चेंज नहीं कर सकते वो हो गए इंडिपेंडेंट, जिनको आप चेंज कर रहे हो या मैनिपुलेट कर रहे हो वो हो गया इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और एक्सट्रेनियस, तीन हो गए। ठीक है, तो आप क्या चेक कर रहे हो? डिपेंडेंट वो कि जिनको आप चेंज नहीं कर रहे हो। ठीक है, और सो द वेरिएबल्स विच आर मैनिपुलेटेड आर नोन एज इंडिपेंडेंट। जो वेरिएबल्स को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, जिनको आप चेंज कर सकते हो, वो हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, जिन घटकों को आप चेंज कर सकते हो, हेर फेर कर सकते हो, वो हो गए क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। एंड वेरिएबल्स विच आर कंट्रोल्ड, जिन जो कंट्रोल्ड है वो हो गए क्या? एक्सट्रेनियस या रेलिवेंट वेरिएबल्स। दस लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट क्या करता है? वो इफेक्ट को चेक करता है जो भी हमने मैनिपुलेशन किया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर में अपॉन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। और डिपेंडेंस वेरिएबल के ऊपर में जब आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कुछ मैनिपुलेशन किया हुआ है उसको बोलते हैं क्या? लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। और सिचुएशन क्या होती है? कंप्लीटली कंट्रोल सिचुएशन होती है। बात करें फील्ड और एक्सपेरिमेंट्स की, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है कि इट इज अ स्टडी carried out is a more or less realistic situation or field where the experimenter successfully manipulates one or more independent variable under a maximum possible control situation। फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जब कोई ऐसी स्टडी करी जाती है जहां पर कम या ज्यादा रियलिस्टिक सिचुएशन होती है। ठीक है, रियलिस्टिक सिचुएशन के ऊपर में जब आप स्टडी करते हो उसको बोलते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो सक्सेसफुली मैनिपुलेट्स वन और मोर इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, उनको सक्सेसफुली मैनिपुलेट कर सकता है। जितना वो कंट्रोल सिचुएशन में करने की कोशिश कर सकता है वो करने का प्रयास करता है। इसको बोलते हैं फील्ड में एक्सपेरिमेंट। जब भी एक्सपेरिमेंट होगा हमेशा कंट्रोल सिचुएशन में होगा, तो एक्सपेरिमेंटर हमेशा कोशिश करेगा कि वो चाहे लैब के अंदर में या चाहे वो फील्ड में कर रहा है तो सिचुएशन को पॉसिबली कंट्रोल कंडीशन में ही वो करे। बात करें फील्ड स्टडी की, तो फील्ड स्टडी क्या है? सिस्टमैटिकली डिस्कवर करता है रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन अमंग वेरिएबल्स। ठीक है, इन रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ की सिचुएशन जो होती है उनमें वो रिलेशनशिप को डिस्कवर करने की कोशिश करता है या इंटरेक्शन देखने की कोशिश करता है वेरिएबल्स के बीच में। उदाहरण के तौर पे अगर समझिए स्कूल का यहाँ एग्जाम्पल दिया है या फैक्ट्री का एग्जाम्पल दिया है या कम्युनिटी कॉलेज का एग्जाम्पल दिया है। अब फील्ड स्टडी में क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? डिपेंड हो जाता है किसके ऊपर? एग्जिस्टिंग कंडीशन के ऊपर में ऑफ अ फील्ड सिचुएशन। जो भी फील्ड में सिचुएशन है, बाहर जो भी सिचुएशन है उसके ऊपर, उस कंडीशन में डिपेंडेंट हो जाता है। एज वेल एज अपॉन द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पे आप फिर से समझो, वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पे क्या? घटक हो गए या कॉम्पोनेंट्स हो गए या सिचुएशन हो गई या प्रॉब्लम हो गई। अब बात करिए एक्सपोज्ड फैक्टो स्टडी, ये भी एक्सपेरिमेंट रिसर्च का ही पार्ट है। इसके अंदर में क्या होता है कि व्हेन रिसर्चर वांट टू स्टडी द कॉज ऑफ एन इवेंट, जब रिसर्चर स्टडी करना चाहता है कारण के बारे में, किसी इवेंट के कारण के बारे में जब वो स्टडी करता है, लेकिन ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, विच हैज ऑलरेडी अकर्ड, जो ऑलरेडी अकर हो अब ऑलरेडी इवेंट है तो अकर ही हो चुका है, तो ऐसे इवेंट के बारे में वो स्टडी करें जो कि ऑलरेडी अकर हो चुका है, हो मतलब पास्ट हो चुका है और उसके बाद में आप स्टडी कर रहे हो। एज एन इफेक्ट ऑफ द कॉज देन द रिसर्च कंडक्टेड इज नोन एज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। बात समझ में आई? जब एक रिसर्चर स्टडी करता है ऐसे इवेंट के बारे में जो ऑलरेडी हो चुका है, होता है ना कि चोरी हो जाने के बाद जब पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन करती है, वो वाली बात है। अब देखिए कि इसका एक और बेस्ट उदाहरण हम अगर समझे तो जो किसी कंट्री में अगर इकोनॉमिकल रिसेशन आ रहा है, मतलब आर्थिक रूप से अगर मंदी आ रही है किसी देश में, तो रिसर्चर क्या करने की कोशिश करता है? रिसर्चर एनालाइज करने की कोशिश करता है कारण के बारे में, रीजन के बारे में, कि उस रिसेशन के पीछे क्या एक रीजन था। रिसेशन एक इफेक्ट है, मंदी एक इफेक्ट है। जो रिसेशन है ये इफेक्ट, देखिए यहाँ पे भी लिखा है रिसेशन क्या है? सच रिसेशन विथ इट्स इफेक्ट। रिसेशन एक इफेक्ट है, मंदी एक इफेक्ट है, जिसके बारे में वो रिसर्च करने की कोशिश कर रहा है। कॉज
कारण जानने की कोशिश कर रहा है ना। एनालाइज क्या करता है, रिसर्चर ट्राई करता है एनालाइज करने के लिए कारणों के बारे में और रीजन बिहाइंड द रिसेशन, या क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं उस रिसेशन के। रिसेशन इज द इफेक्ट जो कि आपकी कंट्री में आया, इकोनॉमिकल रिसेशन एक उदाहरण है। In this, investigator attempt to trace an effect which has already occurred to its probable cause। यहाँ पे जो रिसर्चर है या इन्वेस्टिगेटर है वो अटेम्प्ट करता है, ट्रेस करता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करता है और देखता है कि जो अफेक्ट हुआ है सिचुएशन, वो उसके पॉसिबल कॉजेस क्या हैं, क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से रिसेशन हुआ, किन किन कारणों की वजह से आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुआ, आप इसकी रिसर्च कर रहे हो। ये हो जाएगा एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी, है ना। किसी कारण की वजह से, किसी कारण के बारे में जब आप रिसर्च करते हो, ठीक है। द इफेक्ट becomes a dependent variable and probable cause becomes a independent variable। यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इफेक्ट, प्रभाव, क्योंकि ये बदला नहीं जा सकता। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कॉज, कारण। अब आप इन कारणों को देख रहे हो, कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो वही एक बात है, डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट हो जाएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और कॉज हो जाएगा आपका क्या, कारण, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द इन्वेस्टिगेटर हैज नो डायरेक्ट कंट्रोल ओवर सच वेरिएबल्स। अब इन्वेस्टिगेटर क्या हो गया, हम आप जैसे लोग, हमारा कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है वेरिएबल्स के ऊपर में, ना कॉज के ऊपर में हमारा कंट्रोल है, ना ही इफेक्ट के ऊपर में हमारा कंट्रोल है। मतलब यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन जो पोस्टपोन हो गया, ये इफेक्ट हो गया, ठीक है। पोस्टपोन, कॉज एंड इफेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। कॉज क्या है, मान लीजिए क्लैश हो रहा था एग्जामिनेशन, हमारा इसके ऊपर भी, कॉज के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं था। इफेक्ट क्या था इसका, इफेक्ट ये था कि भैया पोस्टपोन हो गया, हमारा इसके ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो मतलब यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता है, आप सिर्फ क्या करते हो, आप फाइंड आउट करते हो, क्या आप इफेक्ट्स, आप प्रोबेबल कॉज के बारे में जानने की कोशिश करते हो कि किन किन कारणों की वजह से आपका ये इफेक्ट आया। बात समझ में आई, इसको बोलते हैं एक्सपोज फैक्टर रिसर्च। ज्यादातर ये स्कूल में होता है कि जब बच्चों के रिपोर्ट कार्ड अच्छे नहीं आते हैं, बच्चे फेल हो जाते हैं, तो फेल होने का कारण जो एक टीचर होता है या प्रिंसिपल होता है, मीटिंग बुलाता है, पेरेंट्स को बुलाता है और पता करने की कोशिश करता है। तो एक्सपोज फैक्टर जो रिसर्च होते हैं वो ज्यादातर सबसे ज्यादा स्कूल्स में, एकेडमिक्स में होते हैं या इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, जहाँ पे एक बच्चे की परफॉर्मेंस को चेक करने की कोशिश करी जाती है, या एक इवेंट अगर स्कूल में हुआ तो उसके बारे में चेक करने की कोशिश करी जाती है कि ये इवेंट हुआ, इसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन हुआ, कम पार्टिसिपेशन हुआ, तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस चीज के बारे में। सर्वे रिसर्च की अगर बात करें तो एक ऐसी टेक्निक है जहां पे इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर क्या करता है, स्टडी करता है पॉपुलेशन के बारे में। ऑब्वियसली सर्वे की अगर बात हो जाएगी तो सर्वे हमेशा पॉपुलेशन के बीच में होता है, विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन सोशोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स। यहाँ पे कुछ सोशोलॉजिकल वेरिएबल्स होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वेज ऑफ कलेक्टिंग डेटा। एंड डेटा को कुछ कलेक्ट किया जाता है सर्वे रिसर्च के अंदर में, और उन डेटा को क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग कैटेगरी में। जैसे कि मान लें कि अगर आप पर्सनल इंटरव्यू ले रहे हैं, आप क्वेश्चन आ रहा आपने बनाया, या पैनल में डिस्कशन किया, या टेलीफोनिक सर्वे लिया, पूछा फोन करके, है ना। जैसे हम लोग कई बार क्वेश्चन आरे बना लेते हैं कि मान लीजिए मैं ही क्वेश्चन आपसे पूछूं कि भैया आपका यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन था वो पोस्टपोन हो गया, ठीक है, पोस्टपोन हो गया, तो ये सही था या गलत था, हमने एक सर्वे ले लिया, ठीक है, सही था या गलत था, अब आप बताओ इसके बारे में, सर्वे ले लिया, और तीसरा एक ऑप्शन रख दिया कि मुझे पता ही नहीं, डोंट नो, ठीक है। राइट, रॉन्ग, कांट से, ठीक है। एक बात मैं बोल रही हूँ, उदाहरण, सर्वे कर लिया हमने, क्या है, सर्वे रिसर्च का पार्ट है। अब करेंगे कुछ सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, आपकी स्क्रीन पर है सवाल, आप इन सभी क्वेश्चंस को देखिए और इसका आंसर करिए। आपके सामने में टाइप्स ऑफ रिसर्च है और यहाँ पे उनके फीचर्स दिए हैं, आपको मैच करना है, ये कोड है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किसके अंदर में आएगा, क्रॉस सेक्शनल, एक्सप्लेनेटरी, ट्रायंगुलेशनल, लॉन्गिट्यूडनल। हमने ये दो नहीं पढ़ा है, डी और ई नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने ये तीनों पढ़ा है, तो आप कोशिश करिए किसका आंसर देने के लिए, एलिमिनेशन मेथड लगाइए और मुझे इसका सही आंसर बताइए।
ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता रही हूँ। आप मुझे आउट ऑफ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आउट ऑफ 5 आप सभी के कितने सही बने। 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। एंड मैं आपको बता दे रही हूँ उसका जो एक्सप्लोरेटरी की अगर बात करें तो क्वालिटेटिव डेटा इज गैदर्ड फर्स्ट एंड द सेम प्री डोमिनेट लेटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप कोई भी चीज एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है। जब आप कोई चीज एक्सप्लोर करोगे, जब आप खोजपूर्ण करोगे, तो आप हमेशा ऐसी ही चीज खोज करोगे जो आप फर्स्ट टाइम ही पहली बार होगा, और बाद में उसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, बाद में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप ऐसे डेटा को गैदर करते हो, ऐसी चीजों को गैदर करते हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हो जो फर्स्ट टाइम हो रही है, फर्स्ट फर्स्ट टाइम, तभी आप उस चीज की खोज करोगे। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि ये फिफ्थ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि मैक्रो लेवल एनालिसिस अटेम्प्टेड फॉर द डेटा। जब आप डेटा के बारे में मैक्रो एनालिसिस करते हो, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म चीजों को जब आप एनालिसिस करते हो, तो ये हो जाएगा मैक्रो लेवल ऑफ एनालिसिस। अगर बात करें एक्सप्लेनेटरी की, अगर बात करें एक्सप्लेनेटरी की अगर बात करें तो ये हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन। कैसे? इसमें जो डेटा होते हैं उनकी जो गैदरिंग होती है फर्स्ट एंड द सेम प्रीडोमिनेट्स लेटर। ठीक है, तो एक्सप्लेनेटरी भी हो जाएगा आपका फोर्थ वाला पॉइंट। ट्रायंगुलेशन की अगर बात करें तो ट्रायंगुलेशन क्या है? फर्स्ट हो जाएगा। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा आर गैदर्ड एंड इंटीग्रेटेड। इसमें क्वांटिटेटिव डेटा भी गैदर किया जाता है, क्वालिटेटिव डेटा भी गैदर किया जाता है, और उनको इंटीग्रेट किया जाता है, मतलब दो डेटा को इंटीग्रेट कर दिया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल की अगर बात करें तो ये रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस होता है, हिस्ट्री ऑफ यूनिट्स। मतलब जब हम एक रेट्रोस्पेक्टिव वे में किसी चीज का विश्लेषण करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं आगे। आपने ये वर्ड नहीं सुना होगा, इसको बोलते हैं त्रिभुज अनुसंधान। हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा। क्या है त्रिभुज अनुसंधान? त्रिभुज अनुसंधान में क्या होता है कि यूजिंग मोर देन वन मेथड, जब आप एक मेथड से ज्यादा मेथड का इस्तेमाल करते हो डेटा को कलेक्ट करने के लिए, सेम टॉपिक पर, किसी एक टॉपिक पे डेटा को कलेक्ट करने के लिए आप एक मेथड से ज्यादा मेथड यूज करते हो। दिस इज अ वे ऑफ एश्योरिंग द वैलिडिटी ऑफ रिसर्च। ये आपके अनुसंधान की वैलिडिटी को एश्योर करता है। ठीक है, बाय द यूज ऑफ वेराइटी ऑफ मेथड, अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करके आपकी रिसर्च को, अनुसंधान को और वैलिडेट करता है। टू कलेक्ट डेटा ऑन सेम टॉपिक, है ना, सेम टॉपिक पे अलग अलग डेटा को कलेक्ट करके, विच इन्वॉल्व्स डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपल, जिसमें अलग अलग प्रकार के सैंपल लिए जाते हैं, अलग अलग मेथड यूज किया जाता है डेटा कलेक्शन का। त्रिभुज अनुसंधान इसी को बोलते हैं। ट्रायंगुलेशन मेथड यूजेस टू इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी। इस तरीके का जो अनुसंधान होता है, रिसर्च होता है, ये उस रिसर्च की क्रेडिबिलिटी को, विश्वसनीयता को और उसकी वैलिडिटी को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए किया जाता है, या जो भी आपकी रिसर्च फाइंडिंग्स होती हैं उनमें लोग ज्यादा विश्वास कर सके, ज्यादा क्रेडिबल हो सके, इसकी वजह से ये किए जाते हैं। जैसे हम अपने चैनल पे कोई भी चीजें या इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं तो उस पर आपको फैक्ट्स दिखाते हैं, है ना, 3-4 फैक्ट्स आपको दिखा दिया, अलग अलग फैक्ट्स, तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, आप विश्वास करते हो कि भाई फैक्ट्स के आधार पे हम बात कर रहे हैं, अलग अलग मेथड हमने यूज किया उसके आधार पे हम बात कर रहे हैं। अब बात करें लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की, मतलब अनुदैर्घ्य अनुसंधान, ये क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल जो रिसर्च होता है ये एक तरीके का कोरिलेशनल रिसर्च होता है, सहसंबंधी अनुसंधान होता है। इसमें क्या होता है? दैट इन्वॉल्व्स लुकिंग एट वेरिएबल्स ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें कि आप वेरिएबल्स के बारे में रिसर्च करते हो एक लंबे पीरियड तक। अनुदैर्घ्य जो अनुसंधान होता है इसमें आप लंबे पीरियड तक, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक वेरिएबल्स पे क्या करते हो? रिसर्च करते हो, कोरिलेशनल रिसर्च करते हो। दिस टाइप ऑफ स्टडी कैन टेक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। इस प्रकार की जो स्टडी होती है वो कई बार एक हफ्ते तक चलती है, कई बार एक महीने तक चलती है, और कई बार सालों साल चलती है। तो इन सम केसेस लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कैन लास्ट सेवरल डिकेड्स। आज भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं, टॉपिक हैं जिन पे अभी भी रिसर्च चल रहा है। ठीक है, सालों से, दशकों से रिसर्च चल रहा है। इस तरीके की जो स्टडी होती है उनका क्या बेनिफिट होता है? जो रिसर्चर होता है वो एबल हो पाता है, डिटेक्ट कर पाता है डेवलपमेंट्स, डिटेक्ट कर पाता है कि क्या विकास हुआ किसी विषय पे। अगर 40 साल से अगर अनुसंधान हो रहा है तो हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि 20 साल पहले क्या था, 40 साल बाद क्या है ना, क्योंकि ये अनुसंधान ही 40 साल तक चल रहा है अभी तक।
है ना, क्या चेंजेस हुआ, क्या टारगेट पॉपुलेशन है ना, इंडिविजुअल का भी आप चेक कर सकते हो, ग्रुप का भी चेक कर सकते हो, दोनों का ही चेक कर सकते हो। द की हियर इज दैट लॉन्गिट्यूडल स्टडी एक्सटेंड बियॉन्ड अ सिंगल मोमेंट इन अ टाइम, है ना, बस वही बात है कि एक लंबे समय तक जो अनुदैर्घ्य, अब इसका मतलब ही आप देखिए ना, आप अगर ये वर्ड ही सब पढ़ेंगे ना, तो अनुदैर्घ्य से ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कोई भी चीज ऐसी जो लॉन्ग पीरियड तक, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तक चलने वाली चीज है। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड अ स्टडी इन अ ग्राम पंचायत to see the impact of campaign approach on enrollment and retention of rural elementary school children. This is example of what? ये किस चीज का एग्जाम्पल है? बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, उन्होंने कंडक्ट किया, क्या, एक स्टडी कंडक्ट किया, या एक बोल सकते हो रिसर्च कंडक्ट किया। क्या, कहाँ कंडक्ट किया? इन अ ग्राम पंचायत, किसी ग्राम पंचायत में किसी संस्थान ने एक स्टडी कंडक्ट किया। क्यों किया? कि वो इम्पैक्ट देखना चाहते हैं। कॉज एंड इफेक्ट, इम्पैक्ट याद करो। टू सी इम्पैक्ट ऑफ कैंपेन अप्रोच, जो कैंपेन चल रहा है या जो कैंपेन अप्रोच किया गया है उसका इम्पैक्ट देखने के लिए, कैंपेन जो चल रहा है उसका इम्पैक्ट देखने के लिए ऑन एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ रूरल एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन, जो ग्रामीण एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन हैं वो कितना एनरोल कर रहे हैं, मतलब जो एक स्कूल है उसमें बच्चे कितना एनरोल कर रहे हैं और उनका रिटेंशन कितना है, मतलब कितना जा रहे हैं वो स्कूल में। ठीक है, तो आप एक कैंपेन चलाया आपने किसी ग्राम पंचायत में जहां आप इस तरीके का इम्पैक्ट देख रहे हो। ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है? ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है? हिस्टोरिकल तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप ऐतिहासिक अनुसंधान ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो। आप किसी चीज का वर्णन भी नहीं कर रहे हो, डिस्क्राइब भी नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे इम्पैक्ट देख रहे हो। किसका इम्पैक्ट देख रहे हो? एक कैंपेन जो ऑलरेडी चल रहा है। कैंपेन हमेशा ये बीता नहीं है, ये चल रहा है, ये ध्यान में रखना। कैंपेन चल रहा है, कैंपेन चल रहा है करंट में। गाइस फोकस, कैंपेन चल रहा है करंट में और आप उसका इम्पैक्ट देखना चाहते हो, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों का अगर आप रिटेंशन चेक कर रहे हो कि बच्चे कितना आ रहे हैं उस स्कूल में, एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन में बच्चों ने कितना एनरोलमेंट किया हुआ है और रिटेंशन क्या है उनका, तो आप ये कैंपेन चल रहा है करंट में। आप बताओ क्या होगा इसका आंसर? डिस्क्रिप्टिव में आप वर्णन करते हो, किसी चीज के बारे में बताते हो। हिस्टोरिकल में आप किसी हिस्ट्री या लिटरेचर का या इतिहास का रिसर्च करते हो। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, याद करो, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च किसी चीज के हो जाने के बाद में होता है। कोई एक पर्टिकुलर जो इंसिडेंट है उसके अकरेंस के बाद में या इवेंट के अकरेंस के बाद में आप एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च करते हो। पोस्ट फैक्टो किसी चीज के हो जाने के बाद। फील्ड एक्सपेरिमेंट वुड बी द राइट आंसर। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो फील्ड में आकर के, ठीक है, बात समझ में आई? आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो किसी चीज का फील्ड में आके। अगला सवाल, अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है, फील्ड एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ा अभी जस्ट कि ये कहाँ कंडक्ट होता है, नेचुरल या रियलिस्टिक वर्ल्ड में या रियल वर्ल्ड में, इंस्टेड ऑफ लेबोरेटरी स्टडीज। लेबोरेटरी में स्टडीज ना होकर के रियल वर्ल्ड में स्टडीज होती हैं। यहाँ पे क्या था एग्जाम्पल, अ स्टडी ऑन चेंजेस इन चिल्ड्रेन इन देयर एडोलेसेंट, मतलब कि जो एक एडोलेसेंट होते हैं, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, युवा होने लगते हैं, तो उनमें आप जब चेंजेस कुछ स्टडी करना चाहते हो, ठीक है, उनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो इस तरीके की जब स्टडीज होती हैं। अगर बात करें यहाँ पर, देखो इसको थोड़ा सा और पढ़ लो। हियर द सैंपल्स ऑफ फेनोमेना आर ऑब्जर्व्ड इन नेचुरल इन्वायरमेंट। यहाँ पे इस तरीके की जब भी स्टडीज होती है, फील्ड एक्सपेरिमेंट की जब भी स्टडीज होती है, तो जो भी चीजें हो रही हैं उसको नेचुरल इन्वायरमेंट में स्टडी किया जाता है बिना उनको डिस्टर्ब किए। एंड मोस्टली जो सैंपल्स होते हैं वो अनअवेयर होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनके बारे में स्टडी हो रही है ना। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स, उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने इनरोल किया, इसका कुछ स्टडी चल रहा है, ऐसा कोई कैंपेन भी चल रहा है, तो आप डिस्टर्ब नहीं करते हो वेरिएबल्स को। जो चीज जैसे चल रही है रियल वर्ल्ड में, बिना उनको डिस्टर्ब किए, बिना उनको चेंज किए, आप उनके ऊपर में स्टडी कर रहे हो, उसको बोलते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट। आगे पढ़िए। एंड एग्जाम्पल क्या है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो कंडक्ट करती है कोई स्टडी, जैसा कि हमने ये एग्जाम्पल लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या आप देख रहे हो? यहाँ पे आप
इम्पैक्ट देख रहे हो कि चिल्ड्रन की नीड क्या है, ठीक है, ऑन चिल्ड्रन नीड टू ऑब्जर्व नेचुरल सेटिंग्स में कैंपेन चल रहा है, कैंपेन प्रोसेस में है, कैंपेन ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है, आपने कैंपेन चला दिया, अब आप देख रहे हो कि क्या क्या चेंजेस हैं। तो ये हो गया क्या, फील्ड एक्सपेरिमेंट, समझ आया। अगला सवाल आपके, अब एक्सपोज फैक्टो क्या है, एक्सपोज हमने पढ़ाई था, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हो, इफेक्ट को देखते हो, है ना, आप कॉज एंड इफेक्ट देखते हो, कारण के इफेक्ट के बारे में सोचते हो जब वो चीज हो चुकी होती है, आफ्टर द अकरेंस, ठीक है, और उसका कोई इन्फरेंस नहीं होता रिसर्चर का, हैविंग नो इन्फरेंस फ्रॉम द रिसर्चर, कोई आप कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, आपका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर में, बिकॉज ऑलरेडी ये अकर हो चुका है, इसलिए आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। जब आप कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च करते हो, इसको एक्सपोज्ड फैक्टो को कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च के भी नाम से जाना जाता है, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। जैसे कि अगर आप स्टडी करते हो क्या, इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ गोइंग स्कूल चिल्ड्रन, अगर आप ये स्टडी करो कि भैया लॉकडाउन की वजह से जो स्कूल जाने वाले बच्चे थे उनके मेंटल पे क्या असर पड़ा, ये चीज हो चुकी है, होने के बाद आप इस पे स्टडी कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोज फैक्टो। अगला सवाल देखिए, अगर आप बोर हो रहे हो, आपको लग रहा है कि सेशन बहुत लंबा चल रहा है, अगर मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन क्वेश्चन करा दूं तो बहुत सारे ऑलरेडी चैनल्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं, हम लोग स्टडी करें डीप में, डिटेल में, ताकि आपके सामने ये सवाल आए तो गलत ना हो, मैं चाहूं तो आपको भगा भगा के पढ़ा दूं, मेरा भी खाना पूर्ति हो जाए, है ना, आपको भी लगे कि आपने पढ़ लिया है, बट क्वेश्चन अगर उससे संबंधित आए तो आपके वो हो ही ना, समझ में ही ना आए, तो ऐसा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो मे बी आप बोर हो सकते हो, इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि चाय पानी लेकर के बैठो, एनर्जी एकदम बनाए रखना। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कि एथनो मेथोडोलॉजिकल स्टडी इज व्हाट, जो एथनो मेथोडोलॉजिकल स्टडी होती है ये क्या होती है, हालांकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लेके आई हूँ, उसका मतलब मैं आपको भी बताती हूँ क्या है ये। जब आप, इसका आंसर राइट है बी, जब आप सोशोलॉजिकल अप्रोच पे स्टडी करते हो, सामाजिक अप्रोच, कल्चर, बिहेवियर, समाज में जो चीजें चल रही हैं, जब आप उनके बारे में स्टडी करते हो तो उसको बोलते हैं एथनो मेथोडोलॉजिकल स्टडी। अब ये क्या है कि एथनो मेथोडोलॉजिकल स्टडी वो स्टडी होती है जिसमें of how social order is produced in and through process of social interaction, सोशल इंटरेक्शन के दौरान में क्या कुछ चीजें होती हैं, जब आप सोशोलॉजिकल अप्रोचेस के बारे में पढ़ते हो, सामाजिक अप्रोच के बारे में जब आप पढ़ रहे हो, जब आप किसी सोशियो कल्चर के बारे में पढ़ रहे हो, जैसे कि मान लीजिए कि कोई लोकल कम्युनिटी है, वो किसी समस्या से परेशान है या कोई प्रॉब्लम है उनको, है ना, कोई 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 भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप जब एक समाज के ऊपर में, एक सोशल पर्टिकुलर कल्चर के ऊपर में जब आप स्टडी कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, एथनो मैथोडोलॉजिकल। अब एथनो का मतलब क्या होता है, एथनो का मतलब ये हुआ कि कोई सोशल कल्चरल ग्रुप की बात हो रही है, ये वर्ड दो वर्ड से बना है, एथनो मैथोडोलॉजी, ठीक है। अब मेथड का मतलब क्या हुआ, एक प्रक्रिया हो गई, ठीक है, एथनो, मेथड और लॉजी, ये तीन वर्ड से बना है, तो एथनो का मतलब क्या हो गया, एथनो का मतलब सोशियो कल्चरल ग्रुप, सामाजिक और एक सभ्यता वाला समूह। मेथड का मतलब क्या हो गया कि कोई रीति की बात हो रही है या किसी प्रक्रिया की बात हो रही है। लॉजी का मतलब क्या हुआ, सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन, है ना, लॉजिकल वो लॉजी, ठीक है, वो वाली बात कि जब आप किसी का सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन करते हो, सिस्टम में कोई चीज, आप कोई चीज बता रहे हो, सिस्टम में मेथड्स भी आ जाते हैं, कुछ रीति रिवाज प्रैक्टिसेस भी आ जाते हैं। सो एथनो मेथोडोलॉजी का मतलब एक ऐसे अप्रोच की बात हो रही है जिसमें कि सामाजिक फैक्टर है, समाज शास्त्र की बात हो रही है, सोशोलॉजी की बात हो रही है, जो फोकस करता है ऑन द वे ऑफ पीपल एज अ रैशनल एक्टर्स, वो लोगों के बारे में स्टडी करता है, मेक सेंस ऑफ एवरीडे वर्ल्ड बाय एम्प्लॉइंग प्रैक्टिकल रीजनिंग रेदर देन फॉर्मल लॉजिक। ये प्रैक्टिकल रीजनिंग के बारे में, मतलब व्यवहारिक चीजों के बारे में सोचता है, समाज में क्या समस्याएं हैं, क्या बुराई हैं, क्या चीजें हैं, एक फॉर्मल लॉजिक के बारे में, सोशल इंटरेक्शन, बिल्कुल सोशोलॉजिकल अप्रोच के बारे में जब आप काम कर रहे हो, सोशियो कल्चरल ग्रुप के बारे में आप काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, एथनो मैथोडोलॉजिकल। ये क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ सोशियोलॉजिकल अप्रोच लगा देना है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या है, एनालिटिकल रिसर्च क्या है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, यहाँ पे दो वर्ड हमने और पढ़ा था ना, एक्सपेरिमेंटल और एनालिटिकल, ठीक है, तो सोशियोलॉजिकल का तो समझ में आ गया, ये वाला हो गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल और एनालिटिकल क्या है ये पढ़ लो।
एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि आप एक्सपेरिमेंट कभी भी जब भी करोगे प्रयोग, तो हमेशा उसमें कुछ वेरिएबल्स होने चाहिए। तो एक वेरिएबल हमेशा होगा जो डिपेंडेंट होगा और दूसरा जो होगा इंडिपेंडेंट होगा। जब आप दो वेरिएबल्स के बीच में स्टडी करते हो, एक होता है डिपेंडेंट जिनको आप चेंज करते हो या जो दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, और एक होता है आत्मनिर्भर। जब आप निर्भर और आत्मनिर्भर के बीच में कुछ स्टडी करते हो उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल। एनालिटिकल में क्या होता है कि आप विश्लेषण करते हो, कॉज और इफेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हो कि दो चीजों के बीच में होने का क्या कारण था, और जब आप उन चीजों को समझते हो, डिस्कवर करते हो, तो उसको बोलते हैं एनालिटिकल रिसर्च। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस डिमांड एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का पर्पस क्या है? डेवलपिंग अ थियोरी, राइटिंग अ थेसिस, सॉल्विंग क्लासरूम प्रॉब्लम, या टेस्टिंग अ थियोरी। एक्शन रिसर्च तब किया जाता है जब आपका इमीडिएट इफेक्ट देखना होता है, इमीडिएट रिएक्शन, है ना। तो इमीडिएट रिएक्शन कभी भी थेसिस में नहीं होगा, है ना, क्योंकि थेसिस एक लंबा प्रोसेस है जिसको लिखने में आपको वक्त लगता है। तो जब आप थेसिस का लिखने का काम, एक्शन रिसर्च हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में भी पढ़ा था और मैंने लाइव सेशन में भी आपको बताया था। डेवलपिंग अ थ्योरी, जब आप किसी थ्योरी को डेवलप करते हो तो ये भी एक लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है, इसमें समय लगता है। जब आप किसी थ्योरी के ऊपर में टेस्ट करते हो तो इसमें भी समय लगता है। लेकिन जब आप किसी प्रॉब्लम को, भी क्लासरूम की प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करते हो, है ना, तो वो तुरंत हो जाता है, वो उसका इमीडिएट रिएक्शन होता है। क्लासरूम में अगर मार्क्स कम आया, आपने क्या किया, उसका इमीडिएट एक्शन ले लिया। जब आपने सॉल्व किया क्लासरूम की प्रॉब्लम, यहाँ पे चार सिचुएशन दी है, चार सिचुएशन में से आपको बताना था कि एक्शन रिसर्च क्या है, आप कहाँ पे एक्ट कर रहे हो। आप एक्चुअली में यहाँ पे एक्ट कर रहे हो, सॉल्विंग अ क्लासरूम प्रॉब्लम, ठीक। ये बाकी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें समय लगता है, टाइम टेकिंग है। और एक्शन रिसर्च हमेशा वही होगा जिसका इमीडिएट होगा रिएक्शन, आप इमीडिएट एक्ट करोगे कुछ, बस वही चीज है। एक्शन रिसर्च हमेशा ज्यादातर टीचर रिसर्च होता है, क्लासरूम में होता है। ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आपको टीचर का या स्टूडेंट का या बच्चों से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा, है ना, ज्यादातर यही होता है, ठीक। तो इसमें प्लानिंग, एक्ट, ऑब्जर्विंग, रिफ्लेक्टिंग, इसका एक प्रोसेस भी होता है जिसको PAOR के नाम से भी जानते हैं, प्लानिंग, एक्ट, ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। अब क्या है इसमें कि टीचर रिसर्च भी इसको बोलते हैं। एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल ज्यादातर टीचर रिसर्च करते हैं, इसलिए देखिए एग्जांपल यहाँ पे क्लासरूम की बात बोली गई थी, क्लासरूम, स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट, टीचर, क्लास, लर्निंग। जब भी ऐसा एग्जांपल आएगा तो उसका ज्यादातर आंसर यही होता है, एक्शन रिसर्च। तो एक तरीके का ऐसा अप्रोच है जो डिजाइन किस लिए किया गया हुआ है, टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए डिजाइन किया गया है एक्शन रिसर्च, ठीक है। इसमें क्या है कि जो टीचर होता है वो सॉल्व करता है जो भी एवरीडे प्रॉब्लम्स होती हैं स्कूल्स की, स्टूडेंट की और टीचर ताकि और इफेक्टिव तरीके से पढ़ा सके, और स्टूडेंट की, अभ्यर्थियों की जो लर्निंग है वो ज्यादा अच्छी हो सके। तो इसका इनिशिएशन क्या होता है, मतलब कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि सॉल्व करना, क्या, इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। द प्रोसेस दैट द रिसर्चर गोज थ्रू अचीवमेंट अंडरस्टैंडिंग स्पाइरल ऑफ एक्शन, मतलब ये स्पाइरल ऑफ एक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। चार फेज होते हैं, पहला होता है प्लानिंग फेज, दूसरा फेज होता है एक्ट, जो आप प्लान करते हो उसी को यहाँ पे एक्ट करते हो। तीसरे फेज में आप ऑब्जर्व करते हो कि चीजें कैसी चल रही हैं। फिर उसके बाद में फोर्थ होता है रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो PAOR ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अगला सवाल और आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर, मैच करना है आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। बहुत ही आसान है, आज ही पढ़ा है। अच्छा यहाँ पे देखिए, आपको ऐसे भी क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जामिनेशन में, पहले तो नहीं आते थे अब आने लगे हैं, कि लिस्ट तो यहाँ पे 4 है, ऑप्शन आपको यहाँ 5 दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए। तो ऐसी जगह पे आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए, कोई एक भी क्लियर है तो आप लगा लोगे, कोई एक भी अगर क्लियर है तो आपका हो जाएगा। कोई एक भी क्लियर है तो आप सही कर लोगे, ठीक है, या लगभग कर लोगे। मैं इसका जवाब बता दे रही हूँ। एक्सपेरिमेंटल की अगर बात करें तो आप प्रयोग करेंगे। प्रयोग कभी भी कब होती है, हमेशा कंट्रोल्ड सिचुएशन में होती है।
तो पहले का तो यही सही हो गया, फर्स्ट का सेकंड। अब देख लो कि फर्स्ट का अगर ए का सेकंड है, किसमें नहीं है, जिसमें नहीं है हटा दो, तो ए का इसमें है तो ये हो सकता है। बी हटा दो क्योंकि इसमें है ही नहीं, ए का इसमें फर्स्ट है। थर्ड भी नहीं हो सकता क्योंकि थर्ड दिया है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब आगे देखो, हिस्टोरिकल की बात करी जा रही है, हिस्ट्री, इतिहास। जब भी आप इतिहास की बात करोगे, पीछे आप जब देखोगे, है ना, तो आप हमेशा चीजों को, पहलुओं को समझने की कोशिश करते हो। इन्होंने बोला तो इसलिए बोला होगा, उन्होंने बोला तो इसलिए बोला होगा, ये चीज हुई तो इसलिए हुई होंगी। तो कई बार आप आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी अपना लेते हो, क्रिटिसिज्म भी करते हो, क्रिटिसाइज करते हो। तो इसका जो ऑप्शन है ये हो जाएगा, क्रिटिसिज्म। केस स्टडी की अगर बात करें तो केस स्टडी हमेशा इंटेंसिव होती है, तीव्र होती है। एथोनोग्राफी की अगर बात करें तो इसमें आप कुछ चीजों को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हो, ठीक, चीजों को इंटरप्रेट करते हो कि समाज में क्या चीजें चल रही है, व्याख्यात्मक एक रवैया आप अपनाते हो। तो क्या हो जाएगा आपका, डी का थर्ड, ठीक है, तो डी का थर्ड ये हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। आउट ऑफ 5 आपके कितने क्वेश्चन सही बने आप मुझे बताएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट सीरीज हमने करा दिया हुआ है, अब कुछ और टाइप्स बचे हुए हैं। देखिए आज का सेशन हो गया काफी लेंदी, बाकी के टाइप्स को हम बाकी के सेशन में कर लेंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी आपको रिसर्च एप्टीट्यूड की कंप्लीट सीरीज एंड टीचिंग एप्टीट्यूड का कंप्लीट मिल जाएगा। रिसर्च पे तो हम काम कर ही रहे हैं, इसके बाद कम्युनिकेशन करना है, आईसीटी करना है, हायर एजुकेशन एंड बहुत सारी चीजें करनी है बाकी हैं। सो आई होप गाइज कि यू हैव एंजॉय टुडेज सेशन। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे, बहुत सारे नोटिफिकेशन डिले जा रही है, मतलब मैं अपलोड कर रही हूँ आज तो जा रही है कल, तो इसलिए सब्सक्राइब के साथ साथ में बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अपने फ्रेंड्स के साथ साथ में भी शेयर करिए, अच्छी अच्छी चीजें शेयर करनी चाहिए। और सिर्फ हम आपको नोटिस और ये सारी चीजें देने के अलावा हमारा एक धर्म कर्तव्य और भी है कि हम आपको शिक्षा भी, अच्छा लर्निंग प्रोवाइड करा सकें। इसलिए ये एक प्रयास है कि जो भी हम कर सकते हैं अपनी तरफ से करने का कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहिए। पेपर 1 की बुक बहुत अच्छी है, कौन सी, अरिहंत की और आपके पियर्सन की। बाय करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के आप खरीद सकते हैं उस बुक को, और चाहे तो लोकल स्टोर से भी बाय कर सकते हैं। बट ये दोनों बुक आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में मिल जाएगी। कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। कोई अगर यूजीसी से संबंधित प्रश्न है आपका तो हैशटैग आस्क शेफाली, ठीक है, ये लगा के पूछ सकते हो, हैशटैग आस्क शेफाली, ठीक है, ये लगा करके अपने प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो क्योंकि इस तरीके से जब आप क्वेश्चन करते हो तो मैं वो क्वेश्चंस लेती हूँ आपके। बी पैशनेट एंड बी योर ओन मोटिवेशन, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। मिलता है अगले सेशन में अगले टॉपिक में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हैप्पी नवरात्रि सभी को, शुभ नवरात्रि, मंगल कामनाएं सभी को, धन्यवाद।